दोस्तों आइए एक कहानी से शुरुआत करते हैं। नाम नहीं बताऊंगा क्योंकि ये सिर्फ एक इंसान की कहानी नहीं है। ऐसे एक्सपीरियंस से इंडिया में बहुत सी फैमिलीज गुजर रही हैं। बिहार के एक डिस्ट्रिक्ट में एक 44 साल की औरत रहती है जिसके 2 बच्चे हैं। घर का ऑलमोस्ट पूरा काम वही संभालती है और एक दिन उसके पेट के ऊपर वाले राइट सेक्शन में हल्का सा पेन होता है। खाना खाने के बाद पेट में हैवीनेस उसे फील होने लगती है और उसने सोचा कि शायद गैस होगी या एसिडिटी होगी। और ऑनेस्टली हम में से बहुत से लोग ऐसी सिचुएशन में एग्जैक्टली यही बात सोचते हैं और घर पर ही इस बात का ट्रीटमेंट शुरू करने लग जाते हैं। जैसे अजवाइन खा लेंगे या हींग खा लेंगे और या मेडिकल स्टोर से जाकर एक एंटासिड की टैबलेट लेकर आ जाएंगे और कुछ दिन हमें रिलीफ भी मिल जाएगा। लेकिन फिर वही पेन वापस आ जाता है और ऐसा लगभग 10 महीने तक इस औरत के साथ चलता रहा। बीच में वो लोकल डॉक्टर्स के पास भी गई, उन्होंने भी एसिडिटी की मेडिसिन दे दी लेकिन कोई डिटेल इन्वेस्टिगेशन नहीं किया। फिर एक दिन उसकी आंखों में हल्का येलोइश कलर दिखने लगा, भूख कम हो गई और अगले 2 महीनों में उसका वेट लगभग 9 किलो कम हो गया। तब वो डिस्ट्रिक्ट के बड़े हॉस्पिटल गई और वहां अल्ट्रासाउंड हुआ और रिपोर्ट ने पूरे घर को हिला कर रख दिया। उसके गॉल ब्लैडर में एक्चुअली कैंसर था और कैंसर ऑलरेडी एडवांस स्टेज में पहुंच चुका था। डॉक्टर ने फैमिली को बताया कि अब ये डिजीज काफी स्प्रेड हो चुकी थी, इसलिए ट्रीटमेंट के ऑप्शंस बहुत ही लिमिटेड बचे हैं। लेकिन उस वुमेन को सबसे ज्यादा शॉक किस बात का था? उसने कहा कि मुझे तो कभी कुछ हुआ ही नहीं, सिर्फ गैस ही तो थी। और उसके हस्बैंड बार बार एक ही सवाल पूछ रहे थे कि हमने क्या गलत किया। और आज का वीडियो इसी सवाल के अराउंड है क्योंकि इसका आंसर सिर्फ एक पेशेंट की स्टोरी में नहीं है, इसका आंसर एक मैप में छुपा हुआ है और वो है इंडिया का मैप। अगर आप इस मैप को थोड़ा ध्यान से देखेंगे तो आपको एक ऐसा पैटर्न दिखेगा जो जेन्युइनली सरप्राइजिंग है। गॉल ब्लैडर कैंसर यानी कि जो पित्ताशय का कैंसर है वो दुनिया भर में एक रिलेटिवली अनकॉमन कैंसर है, लेकिन इंडिया की स्टोरी थोड़ी डिफरेंट है। अवेलेबल एपिडेमियोलॉजिकल एस्टिमेट्स के अकॉर्डिंग इंडिया दुनिया के टोटल गॉल ब्लैडर कैंसर बर्डन का अराउंड 10% कंट्रीब्यूट करता है और इंडिया के अंदर भी इसका डिस्ट्रीब्यूशन यूनिफॉर्म नहीं है। यानी ऐसा नहीं है कि इंडिया के हर रीजन में गॉल ब्लैडर कैंसर का रिस्क बराबर है। नॉर्थ इंडिया और नॉर्थ ईस्ट इंडिया के कुछ रीजन्स में इसका इंसिडेंस कंपेरेटिवली हाई है, जबकि साउथ इंडिया के कई एरियाज में काफी लो है। अब एक पुराने इंडियन कैंसर रजिस्ट्री कंपैरिजन को देखते हैं। विमेन में गॉल ब्लैडर कैंसर का एज एडजस्टेड इंसिडेंस चेन्नई में अराउंड 0.8 लाख रिपोर्ट हुआ था, जबकि दिल्ली में यह था अराउंड 8.9% पर लाख, यानी कि रफली 10 गुना से भी ज्यादा डिफरेंस है एक ही कंट्री के अंदर। सेम नेशनल हेल्थ केयर सिस्टम है हमारा, लेकिन डिजीज का ज्योग्राफिकल पैटर्न इतना डिफरेंट है, ये बहुत ही चौंकाने वाली बात है। और अगर आप मैप पर नॉर्थ इंडिया के कुछ एरियाज को मार्क करेंगे जैसे उत्तर प्रदेश, बिहार, वेस्ट बंगाल, असम और उसके सराउंडिंग एरियाज, तो एक ब्रॉडर पैटर्न आपके सामने आ जाता है। और इसी वजह से रिसर्चर्स ने एक बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन पूछा कि गंगा और जो गैंजेटिक बेसिन के आसपास गॉल ब्लैडर कैंसर का बर्डन आखिर इतना हाई क्यों दिख रहा है। और यहाँ एक इंपॉर्टेंट बात समझना बहुत जरूरी है कि गंगा खुद कैंसर नहीं देती है, यह कहना साइंटिफिकली सही नहीं होगा। गंगा का पानी की वजह से गॉल ब्लैडर कैंसर एक्चुअली आपको होता है। रिसर्च एक्चुअली ये इन्वेस्टिगेट कर रही है कि इस ज्योग्राफिकल रीजन में कौन से एनवायरमेंटल, बायोलॉजिकल और डाइटरी और सोशल फैक्टर्स एक साथ काम कर रहे हैं जिसकी वजह से गॉल ब्लैडर कैंसर के इंसिडेंस गंगा के अराउंड बहुत ज़्यादा हो रहे हैं। और अब हम स्टेप बाय स्टेप समझते हैं कि गॉल ब्लैडर होता क्या है और इसमें कैंसर आखिर डेवलप कैसे होता है। देखिए, आपके लिवर के बिल्कुल नीचे एक छोटी सी एक थैली होती है या स्ट्रक्चर होता है सैक लाइक, जिसका शेप एक पियर की तरह होता है, यानी कि नाशपाती जैसा होता है। इसे हम कहते हैं गॉल ब्लैडर। लिवर बाइल बनाता है। बाइल एक्चुअली एक डाइजेस्टिव फ्लूइड है जो स्पेशली फैट्स को डाइजेस्ट करने में आपकी हेल्प करता है। और अगर गॉल ब्लैडर का बेसिक काम है इस बाइल को स्टोर करके रखना। जब आप खाना खाते हैं, स्पेशली फैटी फूड या फिर ऑयली खाना, तो गॉल ब्लैडर बाइल को इंटेस्टाइन में रिलीज करता है। सिंपल लैंग्वेज में समझें तो गॉल ब्लैडर को आप एक छोटे स्टोरेज टैंक की तरह समझ सकते हैं। लेकिन प्रॉब्लम तब हो सकती है जब गॉल ब्लैडर में रिपीटेडली इरिटेशन, इन्फेक्शन, गॉल स्टोन्स या फिर क्रॉनिक इन्फ्लेमेशन या सूजन डेवलप हो जाए। गॉल स्टोन्स गॉल ब्लैडर कैंसर के सबसे कंसिस्टेंटली रिकॉग्नाइज्ड रिस्क फैक्टर में से एक है। इंडियन स्टडीज में गॉल स्टोन्स और गॉल ब्लैडर कैंसर पेशेंट्स में बहुत कॉमनली मिलाया गया है। और एक इंडियन एपिडेमियोलॉजिकल रिव्यू के अकॉर्डिंग अराउंड 80% इंडियन गॉल ब्लैडर कैंसर पेशेंट्स में गॉल स्टोन्स एक्चुअली रिपोर्ट हुए हैं। अब एक सिंपल बायोलॉजिकल आइडिया समझिए कि अगर गॉल ब्लैडर की लाइनिंग को बार बार इरिटेशन हो या उसमें सूजन हो और ये प्रोसेस लगातार कई साल तक कंटिन्यू होता रहे तो सेलुलर डैमेज और एबनॉर्मल सेल ग्रोथ का एनवायरनमेंट क्रिएट हो जाता है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि हर आदमी की जिसको गॉल स्टोन्स हैं उसको कैंसर ही होगा, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। रिस्क फैक्टर का मतलब सर्टेनिटी नहीं होता है। नेशनल कैंसर इंस्टीट्यूट फॉर कैंसर प्रिवेंशन एंड रिसर्च भी क्लियरली बताता है कि अगर किसी इंसान में एक या मल्टीपल रिस्क फैक्टर्स हैं, इसका मतलब ये नहीं है कि उसको गॉल ब्लैडर कैंसर होगा, ये बात जरूरी है।
तो फिर इसमें प्रॉब्लम क्या है? सबसे बड़ी प्रॉब्लम है कि गॉल ब्लैडर कैंसर का अर्ली स्टेज में आइडेंटिफाई करना डिफिकल्ट होता है, और क्योंकि इसके इनिशियल सिम्टम्स बहुत ही वेग होते हैं, जैसे अपर राइट एब्डोमेन में डिस्कम्फर्ट होना, खाने के बाद हैवीनेस होना, इनडाइजेशन होना, नोजिया होना, लॉस ऑफ एपेटाइट होना, और कभी कभी थोड़ा दर्द भी होना। और इंडिया में इन सिम्टम्स को हम कितनी बार सीरियस डिजीज से कनेक्ट करते हैं? मोस्टली हम नहीं करते हैं। हम कहते हैं कि भाई गैस हो गई है, या फिर एसिडिटी हो गई है, या पेट खराब है, और हो सकता है कल ठीक हो जाएगा। और यही सबसे बड़ी प्रॉब्लम है कि जब सिम्टम्स ज़्यादा ऑब्वियस होते हैं, जैसे जॉन्डिस, सिग्निफिकेंट वेट लॉस, परसिस्टेंट एब्डोमिनल पेन या सीवियर वीकनेस, तब डिजीज एडवांस स्टेज में एक्चुअली पहुंच जाता है। और इंडिया में गॉल ब्लैडर कैंसर का प्रेजेंटेशन अक्सर एडवांस स्टेज के साथ ही होता है, और इसकी वजह से इसका प्रोग्नोसिस काफ़ी कमज़ोर रहता है। अब एक इंटरेस्टिंग क्वेश्चन ये है कि क्या नॉर्थ इंडिया में केसेस इसलिए ज़्यादा दिखते हैं क्योंकि वहाँ ज़्यादा टेस्टिंग नहीं होती है, या फिर और कोई कारण है? हो सकता है कि डायग्नोसिस और रेफरल पैटर्न ज्योग्राफिकल नंबर्स को कुछ एक्सटेंट तक इन्फ्लुएंस करते हों, और इसी वजह से स्टडीज़ ने रेफरल बायस को भी एग्जामिन किया। बिहार में 2014 से 16 के बीच में 1291 कंसेक्यूटिव गॉल ब्लैडर कैंसर पेशेंट्स के डेटा को एनालाइज करने वाली एक स्टडी ने गंगा के मेन चैनल के पास के डिस्ट्रिक्ट्स में केसेस के ऑड्स काफ़ी ज़्यादा थे, लेकिन इसी स्टडी ने यह भी शो किया कि हॉस्पिटल के रिलेटिवली पास के डिस्ट्रिक्ट से पेशेंट्स के ज़्यादा आने की वजह से रेफरल बायस भी ज्योग्राफिकल पैटर्न को इन्फ्लुएंस कर रहा है। यानी कि मैप को देखकर सीधा ये कंक्लूड नहीं कर सकते कि नदी ही इसका कॉज है या गंगा ही इसका कॉज है। और ये साइंटिफिक डिस्टिंक्शन बहुत इंपॉर्टेंट भी होता है, क्योंकि ज्योग्राफिकल एसोसिएशन और कॉजेशन एक ही चीज़ नहीं है, लेकिन फिर भी ज्योग्राफिकल पैटर्न को इग्नोर भी हम नहीं कर सकते हैं, क्योंकि दूसरी स्टडीज़ ने भी गंगेटिक में बेल्ट में एलिवेटेड रिस्क को ऑब्जर्व किया है। देखिए, एक इंडियन केस कंट्रोल स्टडी में गॉल ब्लैडर कैंसर पेशेंट्स में गैंजेटिक बेल्ट में रेजिडेंस एक सिग्निफिकेंट एसोसिएशन के रूप में सामने आया है। इस स्टडी में केमिकल एक्सपोजर, तला हुआ खाना, तंबाकू का यूज़, डायबिटीज़ और गैंजेटिक बेल्ट रेजिडेंस जैसे फैक्टर्स इन्वेस्टिगेट किए गए। और एक ब्रॉडर इंडियन रिव्यू के अकॉर्डिंग इंडिया में गॉल ब्लैडर कैंसर नॉर्थ ईस्ट, सेंट्रल और ईस्टर्न इंडिया में कंपेरेटिवली हाई है, जबकि साउथ और वेस्ट इंडिया में ये लोअर है। और अब आती है एक और शॉकिंग बात कि वेस्टर्न कंट्रीज के कंपैरिजन में इंडिया में गॉल ब्लैडर कैंसर रिलेटिवली यंग एज में ही शुरुआत हो जाती है इसकी। एक इंडियन एपिडेमियोलॉजिकल रिव्यू के अकॉर्डिंग इंडिया में पेशेंट्स लगभग 5वें या 6ठे डेकेड में इसे आपको बताते हैं, जबकि वेस्टर्न पॉपुलेशन में डिजीज जनरली ओल्डर एज में कॉमन होती है, यानी कि बूढ़े जब ज़्यादा हो जाते हैं तब होता है। यानी कि जब हम गॉल ब्लैडर कैंसर की बात करते हैं तो ये सिर्फ 70 से 80 साल की एज की डिजीज़ नहीं समझनी चाहिए। इंडिया में एक्चुअली 40 से 50 में भी बहुत सारे केसेस आते हैं। अब इमेजिन कीजिए, 50 साल का एक आदमी, इस एज में बच्चों की एजुकेशन चल रही होती है, उसकी करियर का एक इंपॉर्टेंट फेज होता है उसका, और घर की फाइनेंशियल रिस्पॉन्सिबिलिटीज भी इसी आदमी पे होती है, और पेरेंट्स की भी रिस्पॉन्सिबिलिटी इसी के ऊपर होती है। और इसी एज में अगर एडवांस कैंसर डायग्नोस हो जाए तो इसका इम्पैक्ट सिर्फ पेशेंट तक लिमिटेड नहीं रहता है, पूरे फैमिली स्ट्रक्चर पर इसका असर पड़ता है। तो सबसे बड़ा सवाल ये है कि गंगा बेल्ट में रिस्क इतना हाई क्यों है? रिसर्च में बहुत सारे पॉसिबल फैक्टर्स इन्वेस्टिगेट किए गए हैं, और पहला नाम आता है आर्सेनिक का। आर्सेनिक एक नेचुरली अकरिंग एलिमेंट है जो कुछ ग्राउंड वाटर सोर्सेज में नेचुरली मिलता है, लेकिन कुछ एरियाज में ग्राउंड वाटर कंटेमिनेशन की वजह से एक्सपोजर का लेवल जो है वो बहुत ज़्यादा बड़ा कंसर्न बन जाता है। और बिहार और आसाम जैसे कुछ हाई रिस्क गॉल ब्लैडर कैंसर रीजन्स में ग्राउंड वाटर आर्सेनिक का एक्सपोजर के बारे में रिसर्च किया गया। लेकिन यहाँ एक इंटरेस्टिंग डेवलपमेंट ये है कि एक रीसेंट केस कंट्रोल स्टडी ने बिहार और आसाम के आर्सेनिक इफेक्टेड रीजन्स में 214 न्यूली डायग्नोस्ड गॉल ब्लैडर कैंसर पेशेंट्स और 166 कंट्रोल्स को कंपेयर किया। रिसर्च ने लॉन्ग टर्म ड्रिंकिंग वाटर आर्सेनिक एक्सपोजर एस्टिमेट किया, और उन्होंने देखा कि हायर आर्सेनिक एक्सपोजर कैटेगरीज के साथ में गॉल ब्लैडर कैंसर की रिस्क भी बढ़ जाती है। हाईएस्ट एक्सपोजर कैटेगरी में ऑड्स रेशियो अराउंड 2.43 रिपोर्ट हुआ, और ट्रेंड स्टैटिस्टिकली सिग्निफिकेंट भी था। रिसर्चर्स ने कंक्लूड किया कि क्रॉनिक आर्सेनिक एक्सपोजर गॉल ब्लैडर कैंसर को पोटेंशियल रिस्क फैक्टर हो सकता है। और यहाँ एक बहुत इंपॉर्टेंट डिस्टिंक्शन जरूरी है कि रिसर्चर्स ने पोटेंशियल रिस्क फैक्टर कहा है। इसका मतलब ये नहीं है कि अगर किसी ने आर्सेनिक कंटेमिनेटेड वाटर पिया तो उसको कैंसर जरूर होगा। रिस्क इंक्रीज होना और डिजीज का गारंटीड आउटकम होना कंप्लीटली दो डिफरेंट चीजें हैं। लेकिन अगर किसी रीजन में लॉन्ग टर्म आर्सेनिक एक्सपोजर भी है और गॉल ब्लैडर कैंसर का बर्डन भी हाई है, तो पब्लिक हेल्थ के पर्सपेक्टिव से इस कनेक्शन को इन्वेस्टिगेट करना बहुत इंपॉर्टेंट है। और इसी डायरेक्शन में और भी स्टडीज हुई। बिहार के रूरल गैंजेटिक बेसिन में एक लार्ज पॉपुलेशन बेस्ड स्टडी में उत्तर प्रदेश और बिहार के 60 गांव से 22,000 से ज्यादा लोगों का सर्वे किया गया। रिसर्चर्स ने सिम्टम्स, डाइट और एनवायरमेंटल फैक्टर्स को एग्जामिन किया और सिलेक्टेड पार्टिसिपेंट्स का अल्ट्रासाउंड भी करवाया। और इस स्टडी में अनसेफ ड्रिंकिंग वाटर और कुछ हैवी मेटल कंटेमिनेशन के पैटर्न्स गॉल ब्लैडर डिजीज के साथ एसोसिएटेड मिले। वैशाली डिस्ट्रिक्ट के कुछ गांवों में
पानी में निकल, कैडमियम और क्रोमियम के प्रेजेंस का गॉल ब्लैडर डिजीज के हाई प्रेवलेंस के साथ में पॉजिटिव कोरिलेशन भी रिपोर्ट हुआ। और यहाँ एक इंपॉर्टेंट डिफरेंस आप समझिए कि ये पर्टिकुलर स्टडी गॉल ब्लैडर डिजीज पर थी, सिर्फ कैंसर पर नहीं थी। इसलिए इस रिजल्ट को डायरेक्टली हैवी मेटल्स कॉज गॉल ब्लैडर कैंसर कहना एक्चुअली ठीक नहीं होगा, लेकिन ये एनवायरमेंटल एक्सपोजर के एक इंपॉर्टेंट क्लू को आइडेंटिफाई करती है। दूसरा सस्पेक्ट है पेस्टिसाइड और केमिकल एक्सपोजर। जेनेटिक जो अपना गैंजेटिक बेल्ट है, इंडिया के मेजर एग्रीकल्चर रीजन्स में से एक है। एग्रीकल्चर में पेस्टिसाइड्स और केमिकल्स का यूज बहुत ज़्यादा होता है और कुछ इंडियन स्टडीज़ ने केमिकल एक्सपोजर को गॉल ब्लैडर कैंसर के साथ में एसोसिएट किया है। एक केस कंट्रोल स्टडी में केमिकल एक्सपोजर के ऑड्स का रेशियो अराउंड 7% रिपोर्ट हुआ। लेकिन वापस आप समझिए कि स्टडी का रिजल्ट एसोसिएशन शो करता है कि ये ऑटोमेटिकली प्रूव नहीं कर पा रहा है कि स्पेसिफिक केमिकल एक्सपोजर ने ही कैंसर को कॉज किया है। तीसरा फैक्टर है टाइफाइड। अब ये कनेक्शन थोड़ा सरप्राइजिंग लग सकता है आपको, क्योंकि टाइफाइड एक्चुअली एक बैक्टीरियल इन्फेक्शन है जो कि सैल्मोनेला टाइफी से होता है। कुछ लोग इन्फेक्शन के बाद क्रॉनिक कैरियर्स बन जाते हैं इसके, यानी कि सिम्टम्स उनके अंदर खत्म होने के बाद भी बैक्टीरिया गॉल ब्लैडर में परसिस्ट कर सकता है और गॉल ब्लैडर में लॉन्ग टर्म इन्फेक्शन और इन्फ्लेमेशन, थियोरेटिकली टिश्यू डैमेज का एनवायरनमेंट क्रिएट कर देता है। इंडिया के नेशनल कैंसर इंस्टीट्यूट के अकॉर्डिंग क्रॉनिक सैल्मोनेला टाइफी इन्फेक्शन गॉल ब्लैडर इन्फ्लेमेशन के थ्रू गॉल ब्लैडर कैंसर के रिस्क को भी बढ़ा देता है, पर्टिकुलरली उन लोगों में जिनके गॉल स्टोन्स भी उनके अंदर पाए जा रहे हैं। यानी कि यहाँ एक पॉसिबल चेन हमें समझ में आती है कि टाइफाइड इन्फेक्शन, बैक्टीरिया का परसिस्टेंस और गॉल ब्लैडर में क्रॉनिक इन्फ्लेमेशन, अगर साथ में गॉल स्टोन्स भी हैं तो इरिटेशन और बढ़ सकता है और सालों तक चलने वाली क्रॉनिक इन्फ्लेमेशन सेल्यूलर डैमेज के रिस्क को एक्चुअली बढ़ा देती है। लेकिन वापस एक बात समझिए कि टाइफाइड पेशेंट को गॉल ब्लैडर कैंसर नहीं देता है और हर गॉल ब्लैडर कैंसर पेशेंट टाइफाइड का कैरियर नहीं होता है, इसलिए ये एक पॉसिबल रिस्क पाथवे है, इसका कंप्लीट एक्सप्लेनेशन नहीं है। और चौथा फैक्टर आप समझिए गॉल स्टोन्स। ये एक्चुअली सबसे एस्टैब्लिश्ड रिस्क फैक्टर है में से एक है। गॉल स्टोन्स गॉल ब्लैडर के अंदर स्टोन्स बनने की कंडीशन है। इंडियन स्टडीज में गॉल ब्लैडर कैंसर पेशेंट्स के एक लार्ज प्रोपोर्शन में गॉल स्टोन्स एक्चुअली मिले हैं। एक नॉर्थ इंडियन हाई वॉल्यूम सेंटर के 490 गॉल ब्लैडर कैंसर पेशेंट्स में अराउंड 80% पेशेंट्स के अंदर गॉल स्टोन की प्रेजेंस थी। लेकिन यहाँ भी एक इंटरेस्टिंग पजल है। अगर गॉल स्टोन्स ही मेन एक्सप्लेनेशन होते तो इंडिया के उन एरियाज में जहाँ गॉल स्टोन्स कॉमन है, गॉल ब्लैडर कैंसर भी वहाँ इक्वली कॉमन होना चाहिए था, लेकिन ऐसा भी नहीं है। साउथ इंडिया में गॉल ब्लैडर कैंसर का इंसिडेंस कंपैरेटिवली लो है, यानी कि गॉल स्टोन्स इंपॉर्टेंट तो हैं, लेकिन गॉल स्टोन्स सिर्फ पूरी ज्योग्राफिकल स्टोरी एक्सप्लेन नहीं करते हैं और इसीलिए रिसर्चर्स एनवायरमेंटल फैक्टर्स को भी इन्वेस्टिगेट करते हैं। और एक और इंपॉर्टेंट फैक्टर आता है इसके बावजूद, उसे कहते हैं मस्टर्ड ऑयल। नॉर्थ और ईस्टर्न इंडिया में सरसों का तेल ट्रेडिशनली बहुत ज़्यादा कॉमन है कुकिंग के लिए। कुछ स्टडीज़ ने मस्टर्ड ऑयल, स्पेशली एडल्ट्रेटेड ऑयल और सर्टन केमिकल एक्सपोजर को गॉल ब्लैडर कैंसर के कॉन्टेक्स्ट में इन्वेस्टिगेट किया, लेकिन यहाँ भी कोई क्रिस्टल क्लियर बात सामने नहीं आई। नॉर्मल मस्टर्ड ऑयल का गॉल ब्लैडर कैंसर का प्रूवन कॉज कहना साइंटिफिकली करेक्ट नहीं होगा। रिसर्च का कंसर्न स्पेसिफिक एक्सपोजर पैटर्न और एडल्ट्रेशन को लेकर है। एक नॉर्थ इंडियन एपिडेमियोलॉजिकल स्टडी में गॉल ब्लैडर कैंसर पेशेंट्स के लार्ज प्रोपोर्शन ने मस्टर्ड ऑयल के प्रीडोमिनेंट कुकिंग मीडियम के रूप में रिपोर्ट किया, लेकिन ऑब्जर्वेशनल डेटा से डायरेक्ट कॉजेशन एस्टैब्लिश नहीं हुआ। और अब अगर हम इन सारे फैक्टर्स को एक साथ देखें तो एक्चुअली एक इंटरेस्टिंग पिक्चर बनती है। एक तरफ जेनेटिक्स हो सकता है, दूसरी तरफ गॉल स्टोन्स, उसके साथ क्रॉनिक इन्फेक्शन, उसके साथ एनवायरमेंटल पॉल्यूटेंट्स, कहीं अनसेफ ड्रिंकिंग वाटर है, कहीं उस पानी के अंदर आर्सेनिक है, कहीं उसके अंदर मिला हुआ हैवी मेटल है और कहीं उसके अंदर केमिकल एक्सपोजर है पेस्टिसाइड्स का, इंसेक्टिसाइड्स का, और सबके ऊपर लाइफस्टाइल और सोशियो इकोनॉमिक कंडीशंस। तो शायद गॉल ब्लैडर कैंसर की स्टोरी एक सिंगल विलन की स्टोरी नहीं है, शायद ये मल्टीपल रिस्क फैक्टर्स की स्टोरी है जो एक वल्नरेबल पर्सन में एक साथ इंटरेक्ट करती है। एक इंडियन रिव्यू ने भी इसी टाइप की मल्टी फैक्टर मॉडल के तरफ पॉइंट किया है, जहां टॉक्सिक एनवायरनमेंट, वल्नरेबल गॉल ब्लैडर और ससेप्टेबल होस्ट के साथ डिजीज इसको इन्फ्लुएंस कर सकते हैं। और यहाँ एक इंपॉर्टेंट बात जो कि साइंटिफिक लेसन भी है कि कभी कभी हम एक सिंपल आंसर चाहते हैं चीज़ों का कि आखिर कैंसर किस वजह से होता है, लेकिन एपिडेमियोलॉजी में आंसर इतना सिंपल नहीं होता है। अगर एक रीजन में आर्सेनिक ज़्यादा है और कैंसर भी ज़्यादा है तो ये सिर्फ एक सिंपल एसोसिएशन है। अगर पेस्टिसाइड एक्सपोजर भी ज़्यादा है तो एक और एसोसिएशन निकला, गॉल स्टोन्स भी अगर कॉमन है वहाँ पर तो ये एक और रिस्क फैक्टर है, और अगर क्रॉनिक इन्फेक्शन भी है और ये कॉमन है तो ये भी एक पॉसिबल पाथवे है। लेकिन इनमें से एग्जैक्टली कितना कॉन्ट्रीब्यूशन किस रिस्क फैक्टर का है ये डिटरमाइन करना बहुत ही डिफिकल्ट होता है। इसी वजह से रिसर्चर्स लार्ज मल्टीसेंट्रिक स्टडीज भी डिमांड करते हैं। इंडिया में गॉल ब्लैडर कैंसर का एग्जैक्ट बर्डन और डिफरेंट रिस्क फैक्टर्स का एट्रीब्यूटेबल कॉन्ट्रीब्यूशन अभी फुल्ली अंडरस्टूड नहीं है। लेकिन अब स्टोरी का एक और इंपॉर्टेंट डायमेंशन देखिए कि औरतें, गॉल ब्लैडर कैंसर
औरतों में आदमियों के कंपैरिजन में ज़्यादा कॉमन है। इंडिया में भी विमेन का बर्डन हायर है और नॉर्थ इंडिया में गॉल ब्लैडर कैंसर औरतों के इंपॉर्टेंट डाइजेस्टिव कैंसर्स में काउंट किया जाता है। अब इमेजिन कीजिए एक औरत को बार बार अपर एब्डोमेन में डिस्कम्फर्ट हो रहा हो, वो घर भी संभाल रही है, बच्चों की रिस्पॉन्सिबिलिटी भी उसके ऊपर है, कुकिंग भी उसे करनी है और उसकी एक फैमिली भी है, और वो सोचती है कि अभी डॉक्टर के पास जाकर मैं क्या करूंगी, गैस ही तो हुई है, और यही डीले प्रॉब्लम क्रिएट कर सकता है। और यहाँ डिजीज बायोलॉजी के साथ साथ सोशल स्ट्रक्चर भी इंपॉर्टेंट हो जाता है, क्योंकि हेल्थ केयर तक पहुंचना सिर्फ हॉस्पिटल होने से सॉल्व नहीं होता है। हॉस्पिटल कितना दूर है, ट्रांसपोर्ट अवेलेबल है या नहीं है, इन्वेस्टिगेशन जो है या फिर जो टेस्ट है वो अफोर्डेबल है या नहीं है, और फैमिली में किसकी हेल्थ को प्रायोरिटी मिलती है, आदमी की या औरत की, और सबसे इंपॉर्टेंट सिम्टम्स को सीरियस कब लिया जाना चाहिए। अगर एक वुमेन को महीनों तक एसिडिटी समझकर ट्रीटमेंट दिया जाता रहे और उसकी प्रॉब्लम इन्वेस्टिगेट ना हो तो डायग्नोसिस डिले हो सकता है, और गॉल ब्लैडर कैंसर में अर्ली सिम्टम्स वेग होने की वजह से प्रॉब्लम और भी कॉम्प्लिकेटेड हो जाती है। इसीलिए पब्लिक हेल्थ के लिए सिर्फ ट्रीटमेंट फैसिलिटीज बनाना इनफ नहीं है, अवेयरनेस फैलाना भी बहुत ज़्यादा जरूरी है। प्राइमरी केयर डॉक्टर्स को एक्चुअली अप्रोप्रिएट सस्पिशन होना चाहिए, तुरंत वो पहचान जाना चाहिए कि क्या बीमारी है, और पेशेंट्स को भी ये पता होना चाहिए कि कौन से सिस्टम्स परसिस्टेंट होने पर मेडिकल इवैल्यूएशन करवा लेना बहुत ज़रूरी है। अब हेल्थ केयर सिस्टम की एक और प्रॉब्लम समझिए कि इंडिया में कैंसर का एग्जैक्ट ज्योग्राफिकल बर्डन परफेक्टली कैप्चर नहीं कर पा रहे हैं। कैंसर रजिस्ट्रीज इंपॉर्टेंट डेटा प्रोवाइड करती हैं, लेकिन हिस्टोरिकल रजिस्ट्री कवरेज लिमिटेड रही है। इसलिए जो मैप हम देखते हैं वो एक्चुअल बर्डन का परफेक्ट मिरर नहीं भी हो सकता है। हॉस्पिटल बेस्ड डेटा में रेफरल बायस भी आ सकता है। जो पेशेंट मेजर कैंसर सेंटर तक पहुंच रहा है वो नेसेसरली पूरी पॉपुलेशन का रिप्रेजेंटेटिव भी हो, ऐसा जरूरी नहीं है। इसलिए रिसर्चर्स को पॉपुलेशन बेस्ड स्टडीज, कैंसर रजिस्ट्रीज, एनवायरमेंटल मॉनिटरिंग और लॉन्ग टर्म फॉलोअप सबको कंबाइन करना पड़ता है, और इसी वजह से बिहार के गैंजेटिक बेसिन में पॉपुलेशन बेस्ड रिसर्च पर्टिकुलरली इंपॉर्टेंट हो जाता है। एक स्टडी में 13,000 से ज्यादा हाउस होल्ड्स और 22,000 से ज्यादा एडल्ट्स को सर्वे किया गया था, और रिसर्चर्स ने अल्ट्रासाउंड के थ्रू गॉल ब्लैडर डिजीज को आइडेंटिफाई किया और एनवायरमेंटल फैक्टर्स भी एग्जामिन किए। स्टडी ने अनसेफ वाटर और सर्टन एनवायरमेंटल एक्सपोजर्स के एसोसिएशंस को आइडेंटिफाई किया। यानी कि इशू सिर्फ कैंसर हॉस्पिटल तक लिमिटेड नहीं है, इशू है गांव के लेवल पर, वहां इसकी शुरुआत हो जाती है। पानी से इसकी शुरुआत होती है, खाने के एनवायरनमेंट से शुरुआत होती है, सैनिटेशन से और एग्रीकल्चर एक्सपोजर से, और सालों और फिर ईयर्स लेटर हॉस्पिटल में कैंसर के फॉर्म में ये बात सामने आती है। इसी वजह से गंगा बेसिन की कहानी सिर्फ मेडिकल स्टोरी नहीं है, ये एक्चुअली एक पब्लिक हेल्थ स्टोरी है, ये एक एनवायरमेंटल हेल्थ स्टोरी है, और कुछ एक्सटेंट तक ये सोशल इनइक्वालिटी की भी कहानी है। क्योंकि अगर किसी फैमिली के पास सेफ ड्रिंकिंग वाटर का ऑप्शन ही नहीं है तो उनका एक्सपोजर इंडिविजुअल चॉइस नहीं है, और अगर किसी गांव में ग्राउंड वाटर कंटेमिनेटेड है तो साफ पानी पियो कह देना एक्चुअली इनफ नहीं होगा। सेफ वाटर अवेलेबल भी होना चाहिए, और अगर हॉस्पिटल 100 किलोमीटर दूर है तो अर्ली डायग्नोसिस कराइए, ये कहना भी इनफ नहीं है, क्योंकि हेल्थ केयर एक्सेसिबल भी होना चाहिए। और अगर घर में विमेन की हेल्थ को कंसिस्टेंटली पोस्टपोन किया जाता है तो अवेयरनेस के साथ साथ सोशल बिहेवियर का चेंज होना भी बहुत जरूरी है। और अब आती है स्टोरी की सबसे पावरफुल आयरनी कि गंगा, यानी कि इंडिया के लिए गंगा सिर्फ एक नदी नहीं है, ये एक्चुअली एक कल्चर है, ये एक आस्था है, एक हिस्ट्री है और एक सिविलाइजेशन है। करोड़ों इंडियंस के लिए गंगा का एक डीप इमोशनल और रिलीजियस सिग्निफिकेंस है, लेकिन इसी ब्रॉड रिवर बेसिन में एक सीरियस कैंसर का ज्योग्राफिकल बर्डन भी हमें हाई दिखाई दे रहा है। और यहाँ हमें ब्लेम रिवर को नहीं करना चाहिए, रिवर खुद आर्सेनिक मैन्युफैक्चर नहीं करती है, रिवर पेस्टिसाइड्स को मैन्युफैक्चर नहीं करती है, रिवर इंडस्ट्रियल वेस्ट को भी नहीं बनाती है। एनवायरमेंटल कंटेमिनेशन के पीछे नेचुरल जियोलॉजी, एग्रीकल्चर, सीवेज, इंडस्ट्रियल एक्टिविटी और ह्यूमन लैंड यूज पैटर्न्स का एक कॉम्प्लेक्स इंटरेक्शन होता है। इसीलिए रियल क्वेश्चन ये नहीं है कि गंगा कैंसर क्यों दे रही है, असली सवाल यह है कि गंगा बेसिन के कुछ एरियाज में ऐसा कौन सा एनवायरमेंटल और सोशल इकोसिस्टम डेवलप हुआ है जहां गॉल ब्लैडर कैंसर का रिस्क अनयूजुअली हाई दिख रहा है। और ये क्वेश्चन और ज्यादा मीनिंगफुल होगा क्योंकि अगर प्रॉब्लम इकोसिस्टम में है तो सोल्यूशन भी इकोसिस्टम लेवल पर भी है। यानी कि सेफ ड्रिंकिंग वाटर, ग्राउंड वाटर टेस्टिंग, आर्सेनिक मिटिगेशन, बेटर सैनिटेशन, एग्रीकल्चर केमिकल मैनेजमेंट, टाइफॉइड प्रिवेंशन, गॉलस्टोन डिजीज का एप्रोप्रिएट मैनेजमेंट और अर्ली डायग्नोसिस, और कैंसर रजिस्ट्रीज का एक्सपेंशन और हेल्थ केयर का एक्सेस। यानी कि सोल्यूशन सिर्फ कैंसर हॉस्पिटल बनाने में नहीं है, सोल्यूशन विलेज के हैंडपंप से लगाकर डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल तक पूरे सिस्टम में है। और एक इंपॉर्टेंट बात कि इससे मैं आपको डराना नहीं चाहता था इस वीडियो से, हर पेट दर्द कैंसर नहीं होता है। मोस्ट एब्डोमिनल डिस्कम्फर्ट के केस कॉजेज जो है वो
मच मोर कॉमन होते हैं और वो लेस सीरियस भी होते हैं। और कभी एसिडिटी हुई इसका मतलब ये नहीं कि आपको गॉल ब्लैडर कैंसर है, अगर किसी को गॉल स्टोन्स है इसका मतलब ये नहीं कि आपको कैंसर है। लेकिन अगर सिम्टम्स परसिस्टेंट हैं, रिपीटेडली आ रहे हैं, ये उनके साथ एक्सप्लेन्ड आपको वेट लॉस भी दिख रहा है, जॉइंटिस परसिस्टेंट है, अपर राइट एब्डोमिनल पेन भी आपको लगातार हो रहा है, लॉस ऑफ एपेटाइट है या दूसरे कंसर्निंग सिम्टम्स हैं, तो महीनों तक आपको सिर्फ गैस समझकर इसे इग्नोर नहीं करना चाहिए। डॉक्टर से आप कंसल्ट करना चाहिए। डॉक्टर क्लिनिकल हिस्ट्री और एग्जामिनेशन के बेसिस पर अल्ट्रासाउंड या दूसरी इन्वेस्टिगेशन सजेस्ट कर सकता है। और अगर आप ऐसे रीजन में रहते हैं जहां ग्राउंड वाटर कंटेमिनेशन डॉक्यूमेंटेड है, तो सेफ ड्रिंकिंग वाटर का अरेंजमेंट और लोकल वाटर क्वालिटी इंपॉर्टेंट, उसकी इंफॉर्मेशन भी और इंपॉर्टेंट है। और वापस आइए कि उस हस्बैंड के सवाल पर जिसने कहा था कि हमने क्या गलत किया, तो शायद सबसे ऑनेस्ट आंसर इसका यह है कि उसने कुछ भी गलत नहीं किया। उसने वही पानी पिया जो अवेलेबल था, वही फूड खाया जो उसके एनवायरनमेंट में था, और घर की रिस्पॉन्सिबिलिटी संभाली। और जब पेट में पेन हुआ या दर्द हुआ तो उसने वही सोचा जो इंडिया के करोड़ लोग सोचते हैं कि शायद गैस होगी। प्रॉब्लम सिर्फ एक इंसान की नहीं है, प्रॉब्लम एक बड़े सिस्टम की है जिसके अंदर बहुत सारे फैक्टर्स आते हैं, जैसे वाटर क्वालिटी, एनवायरनमेंट, सैनिटेशन, सोशो इकोनॉमिक कंडीशंस या फिर डिलेड डायग्नोसिस। और शायद इसी वजह से गंगा के साथ चलता हुआ ये मैप सिर्फ कैंसर का मैप नहीं है, ये एक्चुअली एनवायरमेंटल इनइक्वालिटी का मैप भी है। ये उन कम्युनिटीज का मैप भी है जहां सेफ ड्रिंकिंग वाटर का एक्सेस अनइवन है। ये उन फैमिलीज का मैप भी है जहां हेल्थ केयर तक पहुंचना डिजीज और पैसा दोनों से डिसाइड होता है। और ये उन औरतों का मैप भी हो सकता है जिनकी हेल्थ को कई बार फैमिली रिस्पॉन्सिबिलिटीज के नीचे पोस्टपोन कर दिया जाता है। और शायद इस पूरी स्टोरी का सबसे इंपॉर्टेंट लेसन ये है कि जो बीमारी है सिर्फ बॉडी के अंदर नहीं होती है, उसके पीछे आपका वातावरण और एनवायरनमेंट होता है, उसके अंदर आपका सोसाइटी होती है और आपका इकोनॉमी भी होता है और आपके जेंडर रिलेशंस भी होते हैं और हेल्थ केयर सिस्टम भी इसमें इन्वॉल्व होता है। इसीलिए पब्लिक हेल्थ को सिर्फ हॉस्पिटल के अंदर समझना इनफ नहीं है, हमें यह भी देखना पड़ता है कि लोग क्या पानी पी रहे हैं, किस एनवायरनमेंट में जी रहे हैं, कितनी जल्दी वो डॉक्टर तक पहुंच जा रहे हैं और घर में किसकी हेल्थ को प्रायोरिटी मिल रही है। क्योंकि कभी कभी कैंसर की कहानी हॉस्पिटल में शुरू नहीं होती है, उसकी कहानी बहुत पहले शुरू हो चुकी होती है उस पानी में जो आप पी रहे हैं, या फिर कभी कभी हमारे हेल्थ केयर सिस्टम की लिमिटेशंस में शुरू हो जाती है। और गंगा के किनारे की ये कहानी हमें एग्जैक्टली इसी चीज़ के बारे में सोचने पर मजबूर करती है कि कैंसर को सिर्फ एक बायोलॉजिकल डिजीज समझना इनफ नहीं है, एक्चुअली हमें इन बाकी सारे फैक्टर्स को भी समझना होगा। और जब हम इन सब को एक साथ देखते हैं तो हमें समझ आता है कि किसी डिजीज़ को प्रिवेंट करना सिर्फ हॉस्पिटल की रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है। कभी कभी कैंसर से लड़ने का सबसे इंपॉर्टेंट स्टेप ऑपरेशन थिएटर में नहीं, बल्कि उससे बहुत पहले साफ पानी में, क्लीन एनवायरनमेंट में और टाइमली डायग्नोसिस में और बेटर पब्लिक हेल्थ के थ्रू लिया जाता है। माय नेम इज मंगल सिंह, आई टीच एंथ्रोपोलॉजी एट StudyIQIS। आप मुझसे जुड़ सकते हैं इन QR कोड्स को स्कैन कर एंथ्रोलॉजिकली ऑन टेलीग्राम एंड एंथ्रोलॉजिकल ऑन इंस्टाग्राम, इन दोनों QR कोड्स को स्कैन करके। ये आपको वीडियो कैसी लगी प्लीज़ कमेंट करके बताएं, और अगर आप और ऐसी वीडियोस चाहते हैं तो वो टॉपिक्स भी आप हमें सजेस्ट कर सकते हैं। थैंक यू सो मच। StudyIQIS, आपका सिलेक्शन हमारा मिशन।